आदमपुर उपचुनाव का चुनाव प्रचार बंद होते ही एक तरफ जहां जनता ने इस शोर शराबे को लेकर के राहत की सांस ली है, वहीं अगर बात करें नेताओं ने भी अपने आप को कुछ हल्का महसूस ज़रूर किया होगा। लेकिन धड़कनों की अगर बात करें तो जैसे जैसे चुनाव की ये तारीख नज़दीक आती गई है, धड़कनें हर किसी नेता की बढ़ती गई है। इसमें मेरे साथ मौजूद है अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग डांडा जी। इनकी धड़कनें किस प्रकार से चल रही है ये भी आज जानेंगे। और पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है आज इस उपचुनाव में कहाँ खड़ी है, इस बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। डांडा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले वही बात है, धड़कनें जो है वो किस प्रकार से धड़क रही है? देख लो, अच्छे से धड़क रही हैं, तभी बैठा हूँ आपके सामने। धड़कनें जब ऊपर नीचे हो जाती हैं तो निपट जाता है आदमी। तो हमारी धड़कनें तो अच्छे से चल रही हैं और दिल से दिल मिले हैं आदमपुर की जनता के साथ। और आदमपुर के लोग मन में इस बार विश्वास लेके बैठे हैं कि बड़ा बदलाव लाना है उनको। वो विश्वास के तहत जो आदमपुर की जो दुर्दशा है, सड़कों की, पानी की, सीवर की, शिक्षा की जो हालत है आदमपुर के अंदर, ये तमाम मुद्दे हैं, इन पे इस बार पूरे चुनाव में चर्चा रही है और हमको उम्मीद है कि लोग इन मुद्दों पे वोट करेंगे। आपने सड़कों का जिक्र किया है, पूरे चुनाव में आप इन सड़कों पर चले हो, आपको नहीं लगा कि कहीं गाड़ी में एकदम से उछल करके सर जो है छत पर लगा? नहीं, तो ये तो आपको पता ही है, इसका मतलब तभी आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। आदमपुर की सारी सड़कों की यही हालत है और चुनाव प्रचार के दौरान तो और अच्छे से देखने का मौका मिला, एक एक गांव जाके देखने का मौका मिला। शायद कुलदीप जी पिछले 24 साल में शायद इतना गांव के अंदर नहीं गए होंगे, इन सड़कों के ऊपर नहीं गए होंगे जितना हमने इस चुनाव प्रचार के दौरान जाके इन सड़कों को देखा। वहाँ बहुत बुरी हालत है, कहीं गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है, लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया है। जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी तो इस तरह की दुर्दशा की गई है जैसे वो मतलब इंसान वाली ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, वो ऐसी स्थिति उनकी वहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक दयनीय हालत में आदमपुर के लोग थे इस टाइम पर। और आम आदमी पार्टी के आने से उनको कम से कम ये राहत ज़रूर मिली है कि अब ये नेता जो अहंकारी हो गए थे, जो उनके बीच कभी जाते नहीं थे, ये अब हाथ जोड़ जोड़ के उनके बीच में जा रहे हैं। कम से कम उनके हालात देखने का मौका मिल रहा है इनको। अच्छा, पार्टी का ग्राफ है ना, इस चुनाव में अगर बात करें तो कहाँ चल रहा है? पार्टी का ग्राफ बिल्कुल टॉप पे चल रहा है और आज के दिन भी अगर आप देखें तो और कंसोलिडेशन हो रहा है। जो मेरे पास आज भी जो चर्चा हो रही है, गांव-गांव के अंदर चर्चा हो रही है। अभी तक तो शोर शराबा था, अभी तक तो हर तरफ किसी तरीके का प्रोपेगेंडा, चुनाव प्रचार, ये सब चल रहा था। लेकिन अब शांत दिमाग से जब लोग सोच रहे हैं तो कंसोलिडेट हो रहा है सारा वोट और लोगों से हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, अब रिपोर्ट आ रही हैं कि जी अब फाइनल मन बना लिया है हमने। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक साइलेंट तरीके से जो इस बार पूरा वोट शिफ्ट होगा, जिस तरीके से बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे, वो अपने आप में एक मिसाल बनेगा आदमपुर के अंदर। बदलाव की आपने बात की है, लेकिन इस बदलाव में अरविंद केजरीवाल जी का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन नहीं आ पाए। आपको क्या लगता है ये बदलाव कहीं और दूसरी दिशा में तो नहीं जा? देखिए, ये भी उनकी जो हम कहते हैं हमारी पार्टी की नींव है, इंसानियत। तो ये उनकी इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है कि अगर गुजरात के अंदर कोई ऐसी दर्दनाक घटना हुई तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह कि सैकड़ों लाशें वहाँ पर हैं, उनके परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसकी कोई जांच नहीं, कुछ नहीं हुआ और फ़ोटो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं मोदी जी। अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नहीं हैं, वो उस दर्द में शामिल हुए। उन्होंने अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम थे जो वो कैंसिल किए, तो लेकिन उनकी पूरी टीम, उनके सारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, और जब पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो इस वजह से नहीं हो पा रहा है तो दुगनी ताकत के साथ कार्यकर्ता जुटे। हमारे तो विरोधी सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी के ना आने से शायद इलेक्शन इनका थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन 2 दिन तक जो हमने मेगा रोड शो जिस तरीके से पूरे इलाके के अंदर किया है तो उन सब की आंखें खुल गई। पिछले आखिरी 2 दिनों में आप देखें तो कांग्रेस और बीजेपी तो कहीं थी नहीं प्रचार में। हमने सारे गांव कवर किए लास्ट के 2 दिन में। मेगा रोड शो जो हमारा हुआ उसमें हमें कहीं ना कांग्रेस नज़र आई ना बीजेपी नज़र आई, उनका कोई बंदा ही नहीं था वहाँ पे, उनका कोई व्यक्ति नहीं था, कोई कार्यकर्ता ही नहीं था। बिना कार्यकर्ता के कैसे चुनाव लड़ रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, चुनाव में है ना शब्दों के अलग अलग मायने निकाले जाते हैं और दुष्यंत चौटाला यहाँ पर आए, एक ऐसा शब्द निकाल करके गए कि लोहा गर्म है और चोट मार दो। आप इसका क्या मायना निकालते हैं? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी तो ये भी कह के गए कि मैं पहले भी उपचुनाव में 2 दिन पहले ही गया हूँ और नतीजे सबने देखे, तो वहाँ पे बीजेपी हार गई थी। तो मुझे लगता है कि वो तो इशारा कर गए कि इस बार भी यहाँ बीजेपी हार रही है।
तो ये सबको पता है कि इनके बीच में सब ठीक नहीं चल रहा है, सरकार में ठीक नहीं चल रहा है। दोनों जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दोनों के बीच में मतभेद है, सोच का टकराव है। तो मुझे लगता है कि अंदर खाने यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता नहीं चाह रहे कुलदीप बिश्नोई जी जीतें, जेजेपी के कार्यकर्ता नहीं चाह रहे कुलदीप बिश्नोई जी जीतें। मुझे तो लगता है कि उनके परिवार में भी ना फूट पड़ गई हो कुलदीप बिश्नोई जी के भी, उनमें भी कोई ना चाह रहा हो, क्योंकि ऐसे लोग अब ये देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने 24 साल तक कोई काम नहीं किया, जिसने सिर्फ पार्टियां बदली हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ अब कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। सितेंद्र जी की अगर बात करें तो वो हमेशा कलायती, विलायती और हिमायती की बात करते नजर आए हैं पूरे चुनाव में। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से वो हिमायती अपने आप को बता रहे थे, तो क्या वोटर भी उनके साथ हिमायत दिखाने की कोशिश करेंगे? नहीं तो और कौन होगा यहाँ का हिमायती? आप खुद बताइए मुझे कि न्योली खुद से वो आते हैं, यहाँ के आदमपुर के रहने वाले हैं, तो लोकल हिमायती तो वही हुए ना जो उनके बीच में हमेशा रहते हैं। अब ये अपने आप को आदमपुर का बताते हैं कुलदीप जी, कोई घर है क्या इनका आदमपुर में? दिल्ली रहते हैं, कभी आते नहीं, 4 साल 11 महीने बाद आते हैं यहाँ पे। दूसरे कलायत से उठ के आ गए हैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, जो कुछ दिन पहले तक तो गाली देते थे बागड़ियों को, आज यहाँ पे उनके सामने हाथ जोड़ के वोट मांगने आए हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों के सामने बहुत क्लियर चॉइस है। क्यों बाहर वाले को चुने जिसके पास जाना पड़े काम कराने के लिए? क्यों लोकल हिमायती को नहीं चुने? लोगों के पास इस बार ऑप्शन आया है और लोग अपना लोकल हिमायती चुन रहे हैं। काफ़ी बोर्ड फ्लैक्स यहाँ पर होल्डिंग दिखाई दिए, मैं हूँ बागड़ी, इसका सही मायना क्या था? तो हैं बागड़ी तो उस पर उनको गर्व है। ये कुलदीप बिश्नोई जी की तरह थोड़ी हैं कि जो बागड़ी स्वाभिमान को किसी ने ललकारा, किसी ने गाली दी बागड़ियों को, तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला इतने सालों तक, चुप रहे और आज भी चुप हैं, कुछ नहीं बोले इस मुद्दे पे। लेकिन सत्येंद्र सिंह हैं बागड़ी स्वाभिमान है उनका। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कोई बागड़ियों को इस तरीके से गाली दे देगा और ऐसे कैसे अपशब्द बोल देगा। तो उन्होंने उसको, इस स्लोगन को जब दिया कि मैं हूँ बागड़ी, तो एक स्वाभिमान और आत्मसम्मान की एक आवाज़ आई पूरे आदमपुर से और लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट किया इस स्लोगन के साथ। लोगों ने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि कोई व्यक्ति हमको गाली दे के, हमको अपशब्द कह के आज हमारा वोट लेने के लिए आएगा यहाँ पे और हम गुमराह हो जाएंगे। तो लोग गुमराह नहीं होंगे इस बार, उसको सबक सिखाएंगे जिसने बागड़ी स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, और उसको भी सबक सिखाएंगे जिसने ऐसे अपशब्दों के खिलाफ आज तक कोई बयान नहीं दिया, कुछ बोला नहीं। जिस प्रकार से देखा गया है कि कांग्रेस की अगर बात करें तो पिता और पुत्र दोनों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों पूरे चुनाव यहाँ पर रहे। बीजेपी की अगर बात करें तो बड़े नेताओं की अगर बात करें तो कल एक रैली हुई है, भव्य रैली हुई है। लेकिन अगर बात करें आईएनएलडी की, तो आईएनएलडी में कल एक कार्यक्रम बालसमंद के अंदर था और उनके जो प्रत्याशी है कुर्राराम जी, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार करके पंचायत के बीच में रख दी कि इसकी लाज रखना वो अब आप लोगों के हाथ में है। आपको क्या लगता है कि वो लाज किस प्रकार से रख पाएंगे और वोटर जो है वो किस प्रकार से किस पार्टी के साथ जुड़ना पसंद करेंगे? देखिए, मुझे लगता है सम्मानित व्यक्ति हैं कुर्राराम जी, लेकिन इस चुनाव में कहीं मुकाबले में नहीं है। जो इस चुनाव में मुकाबले में, आपने कहा कांग्रेस के पिता पुत्र दोनों यहाँ पे आए हुए हैं। एक रोहतक से हार के आया है, एक सोनीपत से हार के आया है। उनका दिल नहीं भरा था, आदमपुर में हारने के लिए आए हैं। दोनों पिता पुत्र यहाँ पे बैठे रहे। इस बार देखिएगा आप, जब यहाँ से हार करके और ज़मानत जब्त करा के जब आदमपुर से जाएंगे, खिल्ली उड़ेगी उनकी कि अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बताते हैं, बड़ा नेता बताते हैं, और हर जगह जहाँ भी जाते हैं हार करके वापस आते हैं। अंत में कल देखिए चुनाव का दिन है, वोटरों से किस प्रकार की अपील करेंगे आप? देखिए, हम तो वोटरों से पहले दिन से यही अपील करते आए हैं कि आप अपने लिए वोट कीजिए। आप किसी के बेटे पोते के लिए वोट मत कीजिए, आप किसी के बहकावे में आके वोट मत कीजिए। आपको लगता है कि आपके मुद्दों पे कोई काम कर सकता है, आपको लगता है आपकी समस्याएं कोई सुन सकता है, कोई स्थानीय व्यक्ति है, कोई शिक्षा के मुद्दे पे, बेरोज़गारी के मुद्दे पे काम कर सकता है, कोई नशे को ख़त्म कर सकता है इस इलाके में जो तेज़ी से बढ़ रहा है अब, तो आपको उनके लिए वोट करना चाहिए। आपको अपनी सड़कें ठीक कराने के लिए वोट करना चाहिए। आपको किसी दूसरे के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वोट नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए वोट करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग डांडा जी हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने जो भी जवाब दिए हैं बड़े बेबाकी से दिए हैं। हालांकि एक पत्रकारिता की बात करें तो पहले बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं, लेकिन हमें भी सौभाग्य मिला कि आज इनके साथ बैठ कर के बातचीत करने का। लेकिन ये चैनल के माध्यम से इस उपचुनाव को लेकर के एक अपील ज़रूर करेंगे कि कल सुबह अपने घर से निकलिए और मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपने मत का प्रयोग ज़रूर कीजिए और अपने उस समस्या का समाधान को लेकर के, अपने उन मुद्दों को पूरा करवाने के लिए
वोट जरूर कीजिए। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।